नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज देश की बात में बात करेंगे हिमाचल की और गुजरात की। हिमाचल में आज मतदान हो चुका है। बीजेपी, कांग्रेस और आप ने युद्ध स्तर पर इस चुनाव में जीत के लिए कैंपेनिंग की। हिमाचल प्रदेश का अब तक का ऐसा रिवाज रहा है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। बीजेपी जहां कह रही है कि ये रिवाज टूटेगा, तो कांग्रेस को उम्मीद है कि जनता रिवाज दोहराएगी। कांग्रेस और बीजेपी के सीधे मुकाबले वाले राज्य में आम आदमी पार्टी थर्ड फ्रंट बनने की कोशिश कर रही है। हिमाचल प्रदेश में कैसे रहे हैं पहले के चुनाव, किन मुद्दों पर लोगों का जोर रहेगा, कौन से फैक्टर्स असरदार साबित होंगे, इन सब पर चर्चा करेंगे। साथ ही अब पूरी जोर आजमाइश जो है वो गुजरात पर होगी, क्योंकि 27 सालों में जहां बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी इस किले पर सेंध लगाने की कोशिश जो आम आदमी पार्टी कर रही है, उसको नाकाम करने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है। जहां एक तरफ बीजेपी अपने कामों के साथ मैदान में, तो वहीं विपक्षी दल अपने अपने दावों और वादों के साथ ताल ठोक रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी कर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी इतिहास दोहराएगी या बहुत बड़ा बदलाव होगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए आपको सुनवाते हैं कि हिमाचल में भी वोटिंग पर बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा, साथ ही गुजरात में कांग्रेस और आपने किस तरह से आज आगाज किया है चुनाव का। तो मैं सुबह से ही जिस तरीके का वातावरण देख रहा हूं और यहां भी आया, तो जो मैंने वातावरण देखा, मुझे लगता है कि एक तरीके का उत्साह लोगों के मन में है और वो उत्साह सही दिशा से सही बात को लेकर के है। सभी जगह से मेरी बात लगातार हो रही है। अच्छा माहौल है, अच्छे तरह से लोग वोट दे रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग हो रही है। सबसे बड़ी बात और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा सब में फिर हमारी सरकारें बनी, तो अब की बार भी बनेगी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी होगा, क्योंकि सुशासन और जन कल्याण के बहुत काम हुए हैं। सीतारमण है जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने कहा है हम पैसा नहीं लौटाएंगे। जो पैसा जमा हो गया अभी तक, हमारा 2004 के बाद में पैसा जमा हो गया है, और वो पैसे के लिए वो कह रही है हम ये पैसा लौटाएंगे नहीं। ये कर्मचारियों का पैसा कटा हुआ है, एक ट्रस्ट बनाया गया भारत सरकार में, पैसा उसमें जमा होता है। पंजाब में हमने कहा था बिजली मुफ्त हो जाएगी, तो विपक्ष ने कहा पैसे कहां से आएंगे। मैंने कहा आप में से आएंगे, जो आपने लूटा हुआ है वो सब निकालेंगे। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने युद्ध स्तर पर चुनाव में जीत के लिए दावे वादे किए, लेकिन आपको ये भी बता देते हैं, ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि 2017 का विधानसभा चुनाव यहां पर कैसा रहा था। दरअसल साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत हिमाचल प्रदेश में मिला। साथ ही साथ बीजेपी को 44 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने 21 सीटें हासिल की थी, अन्य के पास कुल 3 सीटें थी। लेकिन जहां ये कहा जा रहा है कि हिमाचल में सीधे जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से सेंधमारी करने की कोशिश लगातार कर रही है। तो जीत का जो अंतर था वो 2017 में बेहद कम था। कांग्रेस कह रही है कि हिमाचल का जो रिवाज है वही हिमाचल दोहराएगा, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि इस बार कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में तमाम मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि जिस तरह से आज हिमाचल में मतदान हुआ है और बहुत ही अच्छा खासा जो परसेंट हमें दिखाई दिया है वोटिंग का, वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हिमाचल की जनता भी पूरी तरह से जागरूक है। तो अब जो पूरी जोर आजमाइश है वो गुजरात पर होने जा रही है, क्योंकि हिमाचल में तो वोटिंग हो चुकी है, बस नतीजों के आने का इंतजार है, लेकिन गुजरात में अभी वोटिंग होनी बाकी है। तो अब जो पूरी ताकत है वो गुजरात पर फोकस होने जा रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ परिचय करा देती हूँ। मारूफ रजा, एडिटर इन चीफ न्यूज वर्ल्ड इंडिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं अश्विनी शाही जी नेता बीजेपी से हैं, दीपचंद राठौर साहब नेता कांग्रेस से, संगीता शर्मा जी नेता आप से। आप सभी का सबसे पहले बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। तो सबसे पहले रुख मारूफ रजा साहब का करूंगी। सर, हिमाचल में तो हो गया वोटिंग
और अब काउंटिंग की तैयारी हो रही है, लेकिन गुजरात अभी नहीं हुआ है और गुजरात में जो शोर है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हिमाचल का फैक्टर ये निकल कर आता है कि वहां का रिवाज है कि वहां पर सत्ता दोहराई नहीं जाती, लेकिन बीजेपी कुछ और ही कह रही है। गुजरात में 27 सालों से बीजेपी है, क्या दोनों में बीजेपी इतिहास रचेगी या फिर इस बार आम आदमी पार्टी जो है बड़ा फैक्टर साबित होगी? सर अनम्यूट करिएगा पहले। सर अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मारूफ साहब अनम्यूट करिए सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मुझ तक। मारूफ जी अपनी अनम्यूट कर लीजिए अपने सर, आप को, अनम्यूट किसी करिएगा, तक आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है सर, अनम्यूट करिएगा। जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ गई। देखिए गुजरात क्योंकि पूरी तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है पूरा का पूरा वो कर्म भूमि है, उसको लेकर के पूरी ताकत झोंकना अपने आप में जाहिर है। क्योंकि अगर वहां किसी भी तरीके की वहां पर अगर हार का सामना करना पड़ा या पहले से कम सीटें आई तो उसका पूरा का पूरा असर आपको नजर आएगा 2024 के चुनाव में। लेकिन अगर मैं बात करूं हिमाचल की, जो कि बड़ा ठंडा प्रदेश माना जाता है, देवभूमि कहा जाता है, और हर बार वहां पर जैसे पहले उत्तराखंड में होता था, पंजाब में भी होता था, पहले कांग्रेस आई फिर बीजेपी आई फिर कांग्रेस, हालांकि अब ये परिणति चेंज हुई है, तब्दील हुई है, इसलिए बीजेपी में वो उत्साह जरूर है। लेकिन अभी बाईपोल को देखें जो हिमाचल प्रदेश में हुए थे, उसमें कांग्रेस ने पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया था बीजेपी का। तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बीजेपी के लिए हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि उसको अपनी साख बचानी है। उपचुनाव के नतीजे वो देख चुके हैं, गुटबंदी वहां पर जग जाहिर है, कैसे इससे पार पाएंगे एक बड़ा सवाल है। दूसरा गुजरात जो है किसी भी लेवल पे गंवाना नहीं चाहेंगे। इस वजह से आपने देखा कितने सारे सिटिंग जो एमएलए थे उनके टिकट काट करके दूसरों को दिया गया। हार्दिक पटेल वहां पर आए, बड़ी उम्मीद है, लेकिन वहां पर बड़ा खेला खेलने के लिए केजरीवाल पहुंचे हैं और ओवैसी जो है वो कहीं ना कहीं अपने टांग फंसाएंगे, जिसका कहीं ना कहीं जो फायदा सीधे तौर से बीजेपी को मिलता है। लेकिन ये कयास है मैं यूं कहूं, लेकिन आसपास इसी धुरी के ये दोनों चुनाव घूमते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अश्विनी शाही जी, बहुत खुशी आज तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनके चेहरों पर नजर आई है, क्योंकि जो जीत का फैक्टर है वो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिस तरह से हिमाचल में उन्होंने चुनावी रैलियां की, उसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन ये भी मानना होगा कि जब 2017 में चुनाव हुए थे हिमाचल में, तो जीत का जो अंतर था वो बेहद कम था। देखिए काजोल जी, एक सबसे बड़ा फैक्टर मैं आपको बताऊं, माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद अभी तक एक बात तो उनके अंदर हुई है, चाहे वो देश के बाहर हो या देश के अंदर हो, उनकी लोकप्रियता में कहीं कमी नहीं आई है। सभी जगह पर एक्सेप्टेंस उनका रहा है, लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। वो विरोधी दलों की बात छोड़ दे तो एक जो सर्वे हुए हैं लोकप्रिय रहे हैं। दूसरी बात, आपको मैं 4 चुनाव की मैं हिमाचल में बता सकता हूं। पिछले चुनाव में वोट का परसेंटेज कम नहीं था, 8% का अंतर था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 49% वोट मिले थे, उनको 41% वोट मिले थे। तो 8% का वोट का बहुत एक अच्छा होता है। और 2003 से 74% जब मतदान होता है तो कांग्रेस 41% पाती है और हम 40% पाते हैं, 1% का फर्क होता है। 2007 में जब 71.5% मतदान होता है तो भाजपा 43% पाती है और कांग्रेस 39% पाती है। 2012 में 72.7% मतदान होता है तो कांग्रेस को लगभग 43% मिलता है और हमको 38.5% मिलता है। तो ये जो परसेंटेज है, और 17 में जो है आपको मैंने पहले बताया तो 17 का बहुत 8% का फर्क जो है कम फर्क नहीं होता है। रही दूसरी बात,
आम आदमी पार्टी के बारे में आपने कहा कि एक तीसरी उसमें भूमिका में जा रही है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी को एक जनसभा आधा अधूरा छोड़कर भागना पड़ा था। वो क्यों भागना पड़ा था, उसका कारण सुन लीजिए। इनकी लोकप्रियता हिमाचल में कैसी है। दिल्ली में इन्होंने कहा कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। उसके बाद भगवंत मान जी से इन्होंने घोषणा करा दी कि पंजाब में भी कच्चे कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे। दोनों जगह कच्चे कर्मचारी पक्के नहीं हुए और वो लोग जीप लेकर पहुंच गए हिमाचल और गुजरात भी गए हैं। वो जीप लेकर वहां पहुंचे हैं गुजरात में और कहा भाई हमको पक्का नहीं किया और आपके सामने वादा कर रहे हैं। उसके बाद देखिए ये जनसभा छोड़कर जो भागे हैं, आज कोई बड़ा नेता इनका वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ हिमाचल। तो हिमाचल में जो लड़ाई है वो भाजपा और कांग्रेस की जैसे पहले थी वैसे अभी है। सुन रहे आप अश्विनी जी को सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है हिमाचल में, क्योंकि जनसभा छोड़कर भाग रहे हैं यहाँ पर जो भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। यहाँ पर सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। लेकिन अगर हम गुजरात को देखें तो गुजरात में जो एक फैक्टर निकलकर सामने आ रहा है वो कुछ और दिखाई देता है। सवाल मुझसे है काजोल जी? मारूफ साहब मेरी आवाज में नहीं सर, मारूफ साहब से मेरा सवाल है। अच्छा जी जी, बात वही है जिस तरीके से परसेंटेज की बात करें 8%, ठीक है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन असल में जो कुर्सी पर बैठा होता है, जो विराजमान होता है, सत्ता उसी के हाथ में है। अगर आप परसेंटेज से खुश नजर आ रहे हैं तो आप ये समझ ले कि परसेंटेज एक अलग चीज है, सत्ता पर काबिज होना एक अलग चीज है। और जिस तरीके से जिस बयान की मैं बात करता जा रहा हूं कि बीजेपी की बयान जरूर है, लेकिन इस वक्त बड़े नाजुक दौर से गुजर रही है पूरी बीजेपी, क्योंकि 2024 का आगे चुनाव है। अगर यहां पर कहीं भी चूके तो उसका सीधा का सीधा जो असर पड़ेगा वो 2024 पे पड़ेगा। जहां तक आपने बात करी दिल्ली की, दिल्ली में 3 बार केजरीवाल आए, बीजेपी की केंद्र में सरकार, उसके बावजूद निगम में बीजेपी की सरकार 15 साल, उसके बावजूद 3 बार हो चुका। और अब जो है निगम के चुनाव फिर जो है बिल्कुल चरम पर है, उसमें भी देखना होगा कि नतीजे क्या होंगे। हालांकि मैं किसी पार्टी या पक्षधर की बात नहीं कर रहा, लेकिन चुनाव के जो समीकरण है, हर पॉलिटिकल पार्टी और हर पॉलिटिकल प्रवक्ता जो है जाहिर सी बात है कि अपने पक्ष की बात करेगा। अगर पक्ष की बात नहीं करेगा तो प्रवक्ता कैसे कहलाया जाएगा। लेकिन दोनों ही चुनाव बड़े ही यूं कहूं कि जबरदस्त हैं, बड़े ही दिलचस्प हैं। इनके नतीजों पर पूरे देश की, खास करके गुजरात के नतीजों पर पूरे देश की नजर टिकी होगी, पूरे देश के वोटर्स की नजर टिकी होगी। उसके बाद तय होगी एक नई चुनाव रणनीति और एक नई दशा और एक नई दिशा। ठीक है, मारूफ साहब आपका रुख करूंगी। दीपचंद राठौर जी हमारे साथ बने हुए कांग्रेस नेता है। दीपचंद जी, आज घोषणा पत्र जारी हुआ है गुजरात में, बहुत बड़े बड़े दावे और वादे किए गए हैं। दीपचंद जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? आधुनिक काजोल जी, हाँ आर्या आवाज आधुनिक जी, आपकी आवाज आ रही है सर। घोषणा पत्र जारी हुआ है गुजरात में कांग्रेस का, जो दावे और वादे किए गए हैं। 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, 300 यूनिट के बाद जो बिजली है वो मुफ्त देना, साथ ही साथ 500 रुपए में आप जो घरेलू सिलेंडर महिलाओं को देने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आज चर्चा का विषय बना हुआ है। आधुनिक काजोल जी, अभी पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह मेरे अश्विनी भाई ने कहा था कि आंकड़े बताए थे, तो मैं इनको याद दिला दूं कि 6 महीने पहले या साल भर पहले जो मंडी के उपचुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश में, लोकसभा के और विधानसभा के, तो चारों खाने ये सरकार जीत हुई है। और अश्विनी भाई, अभी तो सेमीफाइनल में आप हारे और अभी फाइनल में भी आप गुजरात और हिमाचल प्रदेश हारने जा रहे हो, पहली बात तो। और देखिए, अभी ये वादे करना काजोल जी अलग चीज है, वादे से दुनिया नहीं चलती। अगर वादे तो पहले इन्होंने ये भी कहे थे कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। आप देखिए कितनी नौकरियां दी, कितनी रोजगार आज है। लेकिन ये वादे करना अलग चीज है। और देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसमें देश का युवा 45 करोड़ युवा बेरोजगार हो गया। बजाओ ताली अश्विनी भाई। देखिए तो गुजरात मॉडल, आप दीपचंद जी कह रहे हैं कि करोड़ों युवा जो है वो बेरोजगार हो गया है। एक बात बताइए, अगर देखा जाए तो 3000 रुपए ये बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रही है कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में। आप तो बेरोजगारों को बेरोजगार ही रखना चाहते हैं, मारूफ साहब। जी बिल्कुल सीधी सी बात है। रेवड़ी बांटने का काम तकरीबन सारी पार्टियां करें। कोई सब्सिडी के तौर पे, कोई पानी मुफ्त देने के मूड में, कोई बिजली मुफ्त देने के मूड में।
लेकिन असल में ये सारी चीजें जो है ना लुभाने के लिए, रिझाने के लिए तो जरूर है। मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूं कि बाईपोल में कांग्रेस को अच्छा मार्जिन मिला, वापस आ गए, सब कुछ ठीक है, लेकिन इतनी आसान टक्कर नहीं है। आपको मालूम है कि जिस तरीके से डूबती नैया है कांग्रेस की, और जिस तरीके से कांग्रेस की उस डूबती नैया से बड़े बड़े जो खिवैया थे वो कूद करके दूसरी जगह पहुंच गए। गुलाम नबी आजाद का एग्जांपल आपके सामने बिल्कुल ताजा तरीन है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास वो हाथ नहीं रहा जिसको जनता बड़े आसानी से पकड़ लेती थी और अपना हाथ समझती थी। आज खुद कांग्रेस का हाथ बहुत कमजोर है। हालांकि ये जरूर है कि जब से भारत जोड़ो यात्रा है, कहीं ना कहीं वो हलचल, वो हरकत कांग्रेस पे नजर जरूर आ रही है, लेकिन कांग्रेस पे वो वाला दम नहीं है जो राजीव गांधी या इंदिरा गांधी के समय में था। ये बात आपको माननी पड़ेगी। ना नरसिम्हा राव जिस तरीके से निकले थे, आज वो बात नहीं है। गुटबाजी सरेआम है, चाहे प्रदेश में ले ले, देश में ले ले। आपके पास कार्यकर्ता नहीं है। आप जिन मुद्दों को बनाना चाहते हैं आज कुछ होता है, मनोज भाई, मैं आपकी बात को काटना चाहूंगा। आप किस बेस पे कह रहे हैं कि हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है? अगर कार्यकर्ता नहीं होते तो आप ये बताइए, आज हिमाचल के अंदर और गुजरात के अंदर सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी कौन है? अश्विनी भाई आप पूछिए। और जो आम आदमी पार्टी वहां पर जो दावा और दमखम भर रही है, तो मैं आपको इस पर बता दूं मनोज भाई, देखिए विपक्ष में कार्यकर्ता नहीं बैठते। निगम के चुनाव में आप गुजरात की हालत देख लीजिए कांग्रेस की, उससे पहले जितने चुनाव उनको देख लीजिए। और सबसे बड़ा जो देखिए, आप ये देखिए, तो आप ये सोच रहे हो कि 137 साल पुरानी पार्टी अगर खत्म हो जाएगी तो ये आपकी सोच गलत है। आपकी सोच को बदलना पड़ेगा मनोज भाई। जो कांग्रेस पार्टी के लिए आप बताइए, पहला ऐसा कौन सा सांसद है जो दक्षिण से लेकर उत्तर तक 3500 किलोमीटर चलने की क्षमता रखता हो? हिम्मत है तो आप 10 किलोमीटर चल के दिखाइए। बोलना आसान है, रास्ते पे काम करना अलग चीज है मनोज भाई। अभी मनोज भाई, बोलना आसान है, चल के देखिए 10 किलोमीटर, आपको पता लग जाएगा। मैंने कहा देखिए, कछुए की चाल चल रही थी या नहीं चल रही थी, आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी का हर वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। लेकिन जो आप लोग जो एजेंडा चला रहे हो कि देश से कांग्रेस पार्टी को मुक्त कर देंगे, वो एजेंडा नहीं चलेगा। आदरणीय काजोल जी, मैं आपको आपके हाँ जी दीपचंद जी, एक सेकंड सुनिएगा। संगीता जी आपके पास आ रही हूँ। बस एक और बात मैं यहाँ मारूफ रजा जी से करना चाहूंगी। मारूफ साहब, एक सेकंड, दीपचंद जी आ रही हूँ आपके पास, आप ही की बात है सर। मारूफ रजा साहब, ये बताइए कि जब हम देख रहे हैं, चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव हो, चाहे वो उत्तराखंड का चुनाव हो, चाहे वो पंजाब का चुनाव हो, हम एक चीज देख रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक ही बात हर बार हर चुनाव में दिखाई देती है। कुछ नया लाने की कोशिश या कांग्रेस क्या कर नहीं पा रही है, या जनता को एक ही बात बार बार दोहराकर शायद जनता इसलिए बोर हो रही है? देखिए, जनता को आप कुछ नहीं कह सकते। जनता का अपना मूड है। जब उसका मूड बदलता है तो वो आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी को, जो कभी जिसका कोई जनाधार नहीं, कोई वोटर नहीं, कोई काडर नहीं, कोई नेता नहीं, कोई नीति नहीं, और आकर के दिल्ली जैसी जगह में 3 बार काबिज हो जाते हैं। तो आप जनता के मूड को उस तरीके से नहीं भाप सकते जब तक कि वो ईवीएम की बटन पर अपना हाथ नहीं दबा लेता। कांग्रेस में हरकत आई है, आप थोड़ा सुनने की कोशिश करें। मैं कांग्रेस के अगेंस्ट नहीं हूं और मैं बीजेपी का फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि कांग्रेस ने आम चुनाव में, उपचुनाव में जिस तरीके की जीत हासिल करी थी, उसका मनोबल जरूर बढ़ा हुआ है। मैंने ये भी कहा कि बीजेपी को अपनी साख बचाने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। राजा वीरभद्र की मृत्यु के बाद वहां पर एक सिंपैथी वोट भी कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। मैंने ये भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से कांग्रेस की चल रही है, उसने एक हरकत जरूर दी है। तो आपने ये नहीं कहा ना कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है तो वहां पर मुद्दे पर बात नहीं हो रही, वहां 370 के मुद्दे पर वोट मांगा जा रहा है। मैं भी खुद हिमाचल प्रदेश रहकर आया हूँ 2 दिन बिलासपुर। मैंने वहां देखा, जो वहां के जयराम ठाकुर है उनकी फोटो साइड में कर दी है। तो कहीं ना कहीं आपको ये मानना होगा कि जयराम ठाकुर को उन्होंने एक तरफ कर दिया है। और देखिए, आज जो जितने भी घोटाले हैं, जितने भी अश्विनी भाई बैठे हैं जो कह रहे हैं हमारा मोदी मॉडल या गुजरात मॉडल, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर गुजरात मॉडल अगर होता तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के लिए वोट मांगते हैं तो उनको टेंट के पीछे नहीं छुपाना पड़ता गुजरात मॉडल को कि ये हालत है। और अभी देखिए, गुजरात के अंदर आए दिन ड्रग्स पकड़ी जाती है।
वहां पर आपने एक शब्द नहीं बोला, नहीं अश्विनी भाई ने बोला। आपको सिर्फ ये लग रहा है कि जो धरातल पे काम कर रहा है, अरे कांग्रेस पार्टी जो धरातल के जन काम कर रही है, जो जनमानस के मुद्दे हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। हम महंगाई पे बात करते हैं, हम रोजगारी पे बात करते हैं, हम युवा पे बात करते हैं, हम रोजगार देने की बात करते हैं। तो अगर ये बात करना अगर गलत है तो हम कांग्रेस पार्टी 10 बार गलती करेगी। लेकिन जिस तरह देश के अंदर एक भ्रम फैलाया गया, आज से 8 साल पहले देश को जुमला दिया गया। आज आप मुझे बताइए, जितनी भी एमएसपी थे, जितने भी देश के संसाधन थे, वो सबने बेच खा गए भारतीय जनता पार्टी वाले। और जिस तरह आम आदमी पार्टी रेवड़ी बांट रही है, तो उसे बताइए देश को आप किस ओर ले जा रहे हो? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। आपको देश को मजबूत बनाना चाहिए, देश के युवाओं को मजबूत बनाना चाहिए। आप कब तक उनको रेवड़ी बांटकर कब तक उन पर शासन करेंगे? मारूफ जी, सबसे बड़ी बात यह है, जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक सवाल आप उसका जवाब दे दे, मुझे लगता है सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मैं मान लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवड़ी बेच रहे हैं, मैंने मान लिया कि गुजरात मॉडल वो पेश कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं, लगातार जिस तरीके से वो जीतते जा रहे हैं, लगातार वो आते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं, तो ये जो मजबूती आ रही है वो जनता की तरफ से आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें, यानी कि कांग्रेस को अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है कि आखिर हम मुद्दे दे रहे हैं, नेता दे रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद हम कुर्सी से इतने पीछे क्यों चले जा रहे हैं? ये अवलोकन करने की जरूरत है। हमारे नेता हमारा ही दामन छोड़ करके क्यों चले जा रहे हैं? अगर ये हमने नहीं सोचा और आपने इसको नहीं समझा, तो आप यही नहीं समझ पाएंगे कि आपके सारे के सारे मुद्दे धरातल पर जरूर होंगे, लेकिन वो धराशायी भी हो रहे हैं। क्योंकि असल चीज क्या है कि आप जब तक गोल घर में अपने नंबरों को नहीं, यानी पार्लियामेंट में आप जब तक अपने नंबर नहीं बढ़ाएंगे या विधानसभाओं में अपने नंबर नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप पॉलिटिकल पार्टी तो रह सकते हैं, लेकिन नीति में भाई और जनता जिस दिन ये हिंदू मुसलमान के तुष्टिकरण से बाहर निकल जाएगी, उस दिन कांग्रेस पार्टी का आना निश्चित है। एक बार बताइए, इलेक्शन के टाइम ही देश का, चाहे गुजरात का हिंदू हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का हिंदू, खतरे में आ जाता है। जब यूपी के टाइम आता है तो यूपी का हिंदू खतरे में आ जाता है। आप ये बताइए, देखिए मुद्दे की राजनीति नहीं रही है आज, मारू भाई, मुद्दे की राजनीति नहीं रही है, सिर्फ रेवड़ी पार्टी की राजनीति रही है, झूठ बोलने की राजनीति है। जो जितना झूठ बोलेगा वो उतना आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस देश का इतिहास बनाया है और देश के मुद्दे की बात को रखता आएगी और देश की बात करती आएगी। ठीक है राठौर साहब, ठीक है, आप जो लगातार ये कहते हुए नजर आए हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ बीजेपी करती है, धर्म और जात की राजनीति करती है, तो राहुल गांधी भी तो कभी जनेऊधारी करके, कभी भगवा पहन के नजर आते हैं, तब आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, आप पर आती हूँ वापस। संगीता जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। आम आदमी पार्टी हिमाचल का मतदान तो हो चुका है। काजोल जी, नहीं काजोल जी, मैं आपकी बात को काटूंगा। अगर हमारे माननीय राहुल गांधी जी का अगर मंदिर जाए तो उसमें भी आपत्ति। एक बात बताइए कि हमें भारतीय जनता पार्टी से पूछना पड़ेगा कि हम कौन से मंदिर जा रहे हैं? नहीं, ये चीज तो कहना गलत है ना। आज जिस तरह का, आज देखिए जिस तरह का एजेंडा चल रखा है, झूठ को भी सच दिखाया जा रहा है। मोरबी के अंदर जब वो पुल टूटा था, आज तक वाले या पब्लिक की बात की जा रही है, तथ्यों पे बात की जा रही है, उस पर आप संयम से जवाब दें, बस खत्म। एजेंडा क्या होता है? एजेंडा तो पॉलिटिकल पार्टी का होता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। अभी जो मोरबी की घटना हुई है, अरे आज तक वालों ने खुद, एनडीटी वालों ने खुद माना है कि ये घटना जो हुई थी, जो पुल की घटना जो पिक्चर दिखाई गई थी, वो 1 साल पहले की दिखा रहे हैं, ये खुद माना है उन्होंने। अरे तो मोरबी की घटना हुई है तो आप लोग उस तरीके से मुद्दों को आप भुना नहीं पा रहे, ठीक है, जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे, उसके रिएक्शन आपको नहीं मिल पा रहे, उसके फायदे आपको नहीं मिल पा रहे। यही मैं कह रहा हूं कि वो चूक आपको कहां हो रही है। रिएक्शन भी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अब की बात देखना कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश किसके खाते में जाता है? कांग्रेस पार्टी खाते में। अरे भाई, हम लोग भी हैं, आपकी पार्टी अस्ताचल में जा रही है, लेकिन समय पूरा खा रहे हैं। देखिए हमारी एक बहन यहाँ बैठी है, समय दीजिए, या तो तू मैं करके खत्म कर दीजिए बहस को। ठीक है अश्विनी जी, आ रहे हैं आपके पास। क्या तरीका है बहस का? संगीता जी उचित नहीं है। आम आदमी पार्टी पूरी जोर आजमाइश। अश्विनी भाई, जो आप झूठे मुद्दे रखते हैं वो रखना भी उचित नहीं है। ठीक है ना, आप पूरा समय जवाब दीजिएगा। ठीक है आप रखिए ना, मैं जवाब दूंगा, आप रखिए। दर्द नहीं, आपको सच्चा आईना दिखाना पड़ेगा और जनता भी दिखाएगी आपको अपनी बात। कोशिश कर रही है संगीता जी, हिमाचल में तो कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ऐसा
बीजेपी कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि हिमाचल में तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई, आम आदमी पार्टी दूर दूर तक है नहीं। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात पर पूरी तरह से फोकस है। कभी अरविंद केजरीवाल जाते हैं, कभी मनीष सिसोदिया जी जाते हैं, कभी भगवत मान जी जाते हैं, कभी राघव चड्ढा साहब जाते हैं। आपके जो वादे हैं दिल्ली में, आप कहते हैं कि दिल्ली की जो नीति है जो हमने लेकर आए हैं वो दिल्ली की जनता को पसंद आ रही है, वही नीति हम गुजरात में लेकर आएंगे। देखिए, गुजरात में और दिल्ली में जमीन आसमान का अंतर है। दिल्ली की जनसंख्या गुजरात की जनसंख्या में बहुत फर्क है। जो नीति आप दिल्ली में चला रहे हैं, क्या वो गुजरात में सही साबित हो पाएगी? देखिए काजोल जी, हर राज्य की अपनी परिस्थिति और हर राज्य का अपना भौगोलिक एक स्ट्रक्चर है। हम हिमाचल के कंपेयर गुजरात से नहीं कर सकते और गुजरात की बराबरी दिल्ली से नहीं कर सकते, लेकिन जो जनता की कुछ जरूरतें हैं और जो जनता के धरातल पर कुछ मूल मुद्दे हैं कि हर राज्य में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये हर राज्य की जरूरत है और जनता की जरूरत है। तो आम आदमी पार्टी उन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रही है और वो इसलिए कहती है कि गुजरात में उसने वो चीजें करके दिखाई हैं। हमने अगर बिजली फ्री की बात की तो हमने वो पहले दिल्ली में किया, हमने वो पंजाब में किया जब पंजाब में हमारी सत्ता आई, और जब जिन राज्यों में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं हम वहां भी यही कह रहे हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, क्योंकि वो जनता का हक है, जनता टैक्स देती है, तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य की बात, हर नागरिक का अधिकार है स्वास्थ्य का, तो अच्छे अस्पताल हर राज्य में होने चाहिए, ये हर राज्य की जरूरत है। वही आम आदमी पार्टी बात करती है रोजगार की बात। देखिए, बेरोजगारी आज किस चरम सीमा पर है काजोल जी, किसी से छिपा हुआ नहीं। जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज रोजगार की स्थिति क्या है? मैं हिमाचल की बात करूं तो वहां 8 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार है। वो जो वहां की कुल जनसंख्या है उसका 12% वो आता है काजोल जी। तो आप सोचिए कि बेरोजगारों की स्थिति किसी भी राज्य की आप देख लीजिए क्या है। तो रही बात चुनाव की, तो देखिए काजोल जी, हर राजनीतिक पार्टी का अधिकार है कि वो चुनाव लड़े और हर राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ रही है। हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन सभी ने अपनी तैयारी की, अपनी बात को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। अब जनता के मन तक किसकी बात छू पाई? आज वो ईवीएम में लॉक हो चुका है और जब परिणाम आएगा तो वो सबके सामने होगा। वही गुजरात में हर राजनीतिक पार्टी अपने स्तर से मेहनत कर रही है, आम आदमी पार्टी भी पूरी मेहनत कर रही है और 27 साल से वहां बीजेपी सत्ता में काबिज है। तो यदि बीजेपी ने वहां बहुत अच्छा विकास का एक मॉडल दिया है, उन्होंने बहुत काम किया है, तो वहां माननीय प्रधानमंत्री जी को और बड़े नेताओं को तो शायद जाने की जरूरत भी ना पड़ती चुनाव में, और जो वहां के मुख्यमंत्री जी थे उन्हीं के प्रचार से काम चल जाता, क्योंकि वो 27 साल से सत्ता में अश्विनी जी, कहना 27 साल से से बीजेपी, संगीता जी कह रही है कि 27 साल से बीजेपी है, टिकट काटे गए। ठीक है संगीता जी, आ रही हूं आपके पास। अश्विनी जी, संगीता जी कह रही हैं कि 27 साल से बीजेपी है। अगर गुजरात मॉडल इतना बेहतरीन है, इतना अच्छा है, तो फिर वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों जा रहे हैं, चुनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं, या बड़े चेहरे क्यों जा रहे हैं? अब इससे भी तकलीफ हो सकती है विपक्ष को। देखिए काजोल जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, हम अपने हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और उस गंभीरता से लेते हुए बड़े नेता से लेकर हमारे पन्ना प्रमुख, और अब पन्ना प्रमुख से भी नीचे पन्ना कमेटियां हमारी काम कर रही हैं, जो एक पन्ना कमेटी में 5 मेंबर हैं, जिनको 3-3 वोट हमको लाना जरूरी है, वो हमने वहां तक काम किया है। तो आज हम जिसको गंभीरता से ले रहे हैं, तो हमारे शीर्षस्थ नेता और हमारे कार्यकर्ता सब एकजुट होकर, चाहे वो पंजाब का चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, गुजरात और हिमाचल का हो, सब जगह लगे रहते हैं। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा आईना दिखाना चाहता हूं। दीपचंद जी बहुत देर से बोले चले जा रहे थे, हम लोगों को समय नहीं मिला। गुजरात राजस्थान का चुनाव हुआ था, उस बार एक इनके जो राष्ट्रीय ज्योतिषी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं इस समय, माननीय राहुल जी, वो गए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के अंदर सारे कर्जे माफ, और आज ये कुर्की की नोटिस भेज रहे हैं। ये है इनका विकास। 30% बेरोजगारी दर कहां है? तो राजस्थान में है। और दिल्ली में हमारी बहन बैठी हैं, दिल्ली में कितनी नौकरियां दी गई हैं, ये आरटीआई से खुलासा हो चुका है। संगीता जी, आरटीआई से खुलासा हो चुका है कि दिल्ली में कितनी नौकरियां दी गई हैं। पिछले साल में 26 नौकरियां दी गई थी। जल बोर्ड आपका घाटे में, बिजली बोर्ड आपका घाटे में,
कैसे, कौन सा मॉडल है दिल्ली का? हाँ, एक बात जरूर कहा, एक कांग्रेस के प्रत्याशी जो आपके पास आए थे वापस चले गए, उन्होंने कहा था कि रुपए 3-3 हजार बांट रहे हैं आप लोग। मेरे घर में ही रुपया रखा गया था, इसी सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं, क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता। लेकिन प्राइवेट जेट से चलने वाले जो आम आदमी जो चलते थे कि हम वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, बच्चों की कसम खाकर कहते थे कि हम शीला दीक्षित से जो है समर्थन नहीं लेंगे हराने के बाद, और उनसे समर्थन लिया, वो आज प्राइवेट जेट से चल रहे हैं। ये आम आदमी का कल्चर है, यही वो देने जा रहे हैं। अब देश समझ चुका है कि आम आदमी हमारे सामने क्या परोसना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हमारे लिए कहाँ खड़ी है। तो ये हमारे चुनाव में यही मुद्दे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और तीसरी बात, तुष्टीकरण पर एक लाइन में बोल दूं बस। तुष्टीकरण की बात हुई थी और सब लोग कहते हैं कांग्रेस के लोग ना हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। भाई, लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि यहाँ के संसाधनों पर मुस्लिमों का हक है, और बाद में संजय बारू ने उसको लीपापोती करने की कोशिश की। लेकिन मैं कहता हूं उस दिन का अखबार निकलवा कर देख लिया जाए, और कांग्रेसियों को अगर गलत लग रहा हो तो मुकदमा कर दे सारे अखबारों पर कि क्यों आप लोगों ने निकाला था कि मुस्लिम पर, और अल्पसंख्यकों को नहीं कहा था। संजय बारू ने लीपापोती की थी कि अल्पसंख्यक का। ठीक है, आ रही हूं आपके पास जी। मारूफ साहब, देखिए, अगर बात संगीता जी की सुने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है जिस तरह से दिल्ली मॉडल को लेकर चल रही है वही वो गुजरात में देना चाह रही है। यानी कि अगर आप मैनिफेस्टो को देखेंगे, कांग्रेस और आम आदमी के मैनिफेस्टो में ज्यादा फर्क नहीं है। दूसरी बात यह है कि लोग ये कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है और जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि 27 साल जो बीजेपी गुजरात में रही है उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है। आम आदमी पार्टी ऐसा कह रही है, इसी वजह से जो बड़े चेहरे हैं वो गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए भेजे जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर गुजरात में, इसको मेरे मित्र जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो नकार नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2, अगर डर नहीं सता रहा होता गुजरात में तो सिटिंग लोगों की, नेताओं की टिकटें ना काटी गई होती। अगर गुजरात मॉडल इतना विकसित था तो उनको सीटों से हटा करके नए लोगों को एंट्री नहीं दी जाती। रही बात बड़े नेताओं की पहुंचने की, वो बीजेपी की शुरू से रणनीति रही है, वो पूरी ताकत झोंकते, इससे मुझे कोई इनकार नहीं है। लेकिन गुजरात से अगर हारे तो आप ये समझिएगा कि जितने भी स्टार प्रचारक जा रहे हैं उनकी अपनी इमेज पे बट्टा लगेगा, और सबसे बड़ा बट्टा लगेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिससे आप कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, सारी बातें ठीक है, लेकिन जिस तरीके से इकोनॉमी गर्त में जा रही है उस पर सवाल है, नौकरी गर्त में जा रही है उस पर भी सवाल है। आप जरूर कह सकते हैं कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बिल्कुल मैं राजी हूं, लेकिन जिस तरीके से एक तरफा चलोच की नीति चल रही है, बाबा का बुलडोजर एक तरफा चल रहा है, कानून व्यवस्था एक तरफा चल रही, उस पर भी कहीं ना कहीं हमें स्लोगन पे वाकई खराब तल पर जांच करने की जरूरत है। सुन लीजिए, मैं आपकी बात भी सुनूंगा, मैं लेट मी कंप्लीट। तो जब हम कहते हैं सबका साथ, हम यूं कहते हैं, बल्कि सारे यूं कहते हैं कि साहब जो प्रधानमंत्री है वो सबका प्रधानमंत्री है, उसके सामने सबकी समस्या है, उसको सबको समाधान देना है, सबको एक नजर से देखना है। हालांकि वो बार बार मन से कहते रहे हैं, लेकिन उनके जो कारिंदे हैं, कोई दाएं से कोई बाएं से, कुछ ना कुछ ऐसा कर जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा कह जाता है कि इस सभ्य समाज में दोबारा से वो कहीं ना कहीं एक जहर सा फैलता नजर आ रहा है। तो इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। देखिए, जो चीज आपकी सही है वो बहुत सही है, आपकी रणनीति बहुत सही होती है, आपकी जो पूरी की पूरी प्रणाली है इलेक्शन को जीतने की, लगाने की, काडर आपका अच्छा है, आरएसएस जैसे बड़े संगठन का आपका सहयोग है, उसके अलावा हजारों आपके पास संगठन है, कोई दो राय नहीं। लेकिन जब बात आती है इकोनॉमी की तो आप समझ लें कि क्या हाल है, ये आप जानते हैं, डॉलर कहां जा रहा है। मारूफ जी, विश्व में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने वाले यही मोदी सरकार है, 8 साल में ही बनी है, इसके पहले नहीं थी। अर्थव्यवस्था में आप वैश्विक रूप से जो है कितना आगे विदेश नीति में बढ़े हैं, अब नकारना तो दूसरी बात है। बाबा का बुलडोजर एक तरफा चल रहा है, इसलिए 2000 सुन लीजिए, मैंने सुना है आपको, सुन लीजिए महोदय, सुन लीजिए मारूफ जी, सुन लीजिए, कोई आप राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं है कि हम लोग चिल्लम चिल्ली करें, आप एक समीक्षक हैं जी।
तो मैंने आपको सुना, आप सुन लीजिए। बाबा का बुलडोजर अगर एक तरफा चल रहा होता तो पिछले चुनाव में 2017 में हम जो है जब जीते थे तो हमको 7% मुस्लिम वोट मिला था और आज 8% उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट मिला है। बुलडोजर एक तरफा कैसे चल रहा है? यही भ्रांति 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ राजनीतिक दल जो हमारे विरोधी हो चलाएंगे और कुछ मीडिया हाउसेज ने भी चलाया कि बाबा का ये विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है। लेकिन यहाँ की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको भर भर के आशीर्वाद दिया और 37 साल का रिकॉर्ड हम लोगों ने तोड़ा। वही हम करने जा रहे हैं गुजरात में और वही रिवाज हम हिमाचल में बदलने जा रहे हैं, क्योंकि नकारने से कुछ नहीं होता। भारत की अर्थव्यवस्था पर आप कुछ नहीं कहते, क्यों नहीं कहेंगे? हम हर चीज कहते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर आप कैसे बात करते हैं? भारत आज आत्मनिर्भर हुआ है, कैसे आप नहीं नकार सकते हैं उसको? भारत के जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना बूम कर रहा है, कैसे नकार सकते हैं आप उसको? भारत में बाहर की कंपनियां आकर उद्योग लगा रही है, कैसे नकार सकते हैं आप उसको? ये नकार नहीं सकते हैं। हाँ, आंखों पर पट्टी बांधकर या विरोध का चश्मा पहनकर आप जरूर नकार सकते हैं। जी, कितने लोग इस दरमियान पलायन कर गए हिंदुस्तान से, उसका रिकॉर्ड भी है आपके पास? उसका रिकॉर्ड नहीं होगा इनके पास। कौन पलायन कर गया बताइए? मारूकी रटी रटाई स्पीच है इनके पास। नहीं, रटी रटाई नहीं है। कौन सा पलायन कर गए? जरा बताइए हमको, कौन लोग पलायन कर गए और कब नहीं जाते थे? सारे यूथ, इतने लोगों ने पलायन करा, जरा वो भी बता दीजिए। डेटा मारूफ जी, वो भी बता दीजिए ना। सुनी भाई, 2-4 रटी रटाई स्पीच करके आ रहे थे और टीवी चैनल पर वही बोलते हो आप। राठौर साहब क्यों बीच में बौखला रहे हैं? आप 3 महीना 13 में अस्ताचल की तरफ जा रहे हैं। वो मछली ऊपर जो पानी में चल रहे हैं। ठीक है, आप हिमाचल और गुजरात भाषा जा रहे हो, आप पानी पीजिए, पानी पीजिए। हिमाचल में आज मतदान हो चुका है। सुनिएगा अश्विनी जी, एक नारा था ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, जोया मामा मनदा नाय अप्लाई री सुनदा नाय। अर्थ बता देती हूँ। इसका अर्थ है कि जयराम अंकल कर्मचारियों की ना तो मानते हैं ना सुनते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, देखिए, इसको ध्यान से सुनने वाली चीज है काजोल जी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने उस पेंशन स्कीम को खत्म किया था श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, लेकिन 12 से 17 तक कांग्रेस की सरकार रही। आज उसको ओल्ड पेंशन स्कीम कैसे याद आ गई और क्यों याद आ गई? 12 से 17 के बीच में क्यों नहीं लागू किया? झारखंड में नहीं लागू है, राजस्थान में लागू है, छत्तीसगढ़ में नहीं लागू है। सरकारें तो हर जगह इनकी है, 3-4 जगह है, क्यों नहीं लागू किया इन्होंने? 2004 में बंद हुई थी। आप सरकार आपकी आप करे ना, हमारी सरकार है हमने करा। आप आपकी सरकार वहां करिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? मना कौन कर रहा है? आप करिए ना। हमारी राजस्थान में देखिए हमने करा कि नहीं करा? अरे भाई, पहले अटल जी से पहले भगत सिंह शेखावत ने ओल्ड पेंशन को बंद करा था। आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि अटल जी से पहले भगत सिंह शेखावत ने ओल्ड पेंशन को बंद करा था, उसके बाद अटल जी ने बंद करा है। आपकी 18 राज्यों में सरकार है, आप लागू करिए ना। आपकी सरकार रही है। अश्विनी जी एक और बात, इसका जवाब तो घूम गया। वो भी आपने बता दिया। राठौर साहब सुन लीजिए, म्यूट करना पड़ेगा फिर मुझे। अरे जब राहुल जी जैसे व्यक्ति का गुणगान आप लोग कर रहे हैं जिसको देश गंभीरता से नहीं लेता, एक सेकंड, तो हम लोग तो मुद्दों पर बात कर लीजिए, लोकप्रिय नेता मुद्दों पर बात कर लीजिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर हम पर्सनल कमेंट बाद में कर लेंगे, मुद्दों पर बात कर लीजिए। सुन लीजिए, अब मैं मुद्दे पर बात कर रहा हूं। गुजरात, अश्विनी जी आ रही हूँ आपके पास ही आ रही हूँ। सर, गुजरात में 27 साल दिए आपने, 27 साल। सुन लीजिए, अब बिल्किस बानो मामले के दोषियों की सजा पूरी होने से पहले माफी दी गई, इस पर जनता जवाब मांग रही है। सुनिए अश्विनी जी, सुनते रहिएगा। मोर हादसे पर जवाब दीजिए, किसानों का मुद्दा है, उनके क्या दावे हैं सुन लीजिए गुजरात को लेकर के। सुनिएगा अश्विनी जी, जब ये लड़ाई खत्म अश्विनी जी बोला जाएगा। संगीता जी आपके पास भी आ रही हूँ। अश्विनी जी, आधी आबादी को आधा वक्त तो दे दीजिए, वरना बहुत बड़ा इल्जाम लग जाएगा हम पर। वही मैं भी कह रही हूँ। बिल्किस बानो मामले के दोषियों को सजा पूरी होने से पहले माफी दी गई। बड़ा मामला है, पूरे देश
हिल गया था और गुजरात की जनता भी मांग कर रही है, देश की जनता भी मांग कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मोरबी पुल हादसा, इस पर भी हर किसी ने सरकार को घेरा है, सरकार की जवाबदेही थी। आप लगातार ये कहते रहे कि जांच चल रही है, जांच चल रही है। किसानों का मुद्दा है, राज्य के अनेक हिस्सों में किसान आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पिछले 2 सालों में ज्यादा बारिश होने की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है और मुआवजा नहीं दिया गया। बिजली के अधिक बिल आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी तो फ्री करने की बात कर रही है। भूमि अधिग्रहण, राजनीतिक दलों का किन मुद्दों पर ध्यान रहा है वो भी मैं बता देती हूं। सबसे ज्यादा जो आम आदमी पार्टी का ध्यान रहा है वो मुफ्त की बिजली, बेरोजगार युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियां, युवाओं को नौकरी ना मिलने तक बेरोजगारी भत्ता। अब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ये समझ से परे है। ये मुद्दे आपके लिए थे और आम आदमी पार्टी के लिए भी थे। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, मुफ्त में बिजली देंगे। क्या राज्य को सिर्फ यही चाहिए? कब तक मुफ्त की राजनीति आम आदमी पार्टी करेगी और आप कब तक मुंह छुपाते रहेंगे अश्विनी जी? काजोल जी, हम कहां मुंह छुपा रहे हैं? हम तो डंके की चोट पर जनता के लिए, जनता के बीच में होकर काम कर रहे हैं। बताइए ना, मारूफ साहब ने आपसे सवाल किया था पलायन के मामले पर, आप चुप हो गए। भगवंत मान जी का घर 1 महीने 1.5 महीने से घेरे हुए हैं किसान, आम आदमी पार्टी जवाब दे उसका। अरे तो आप बहुत सहयोगी एक सेकंड, आप गुजरात में बताइए ना, चुनाव गुजरात में ऐसा है, पंजाब में नहीं है, पंजाब में तो हो चुके हैं। बीजेपी के नेता शामिल है उसमें, आप ही के बीजेपी के नेता शामिल है उसमें। आप बिल्किस बानो मामले पर बताइए, मोरबी हादसे पर बताइए, किसान आंदोलन कर रहे हैं उस पर बताइए, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, व्यापारी परेशान है उन पर बताइए। अगर आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि उन लोगों को भरोसा नहीं है, ये देखिए मारूफ साहब देखिए, जब फैक्ट पर इनसे बात की जाती है तब उनको घुमा दिया जाता है। हमने न्यायालय पर नहीं किया, बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, बात यहाँ कांग्रेस की भी है और बात यहाँ आम आदमी पार्टी की भी है। भरोसा नहीं करेंगे, एक दूसरे पर टोपी इधर से उधर, उधर से इधर, बस। अरविंद केजरीवाल जी और उनका समूह और वो जमानत पर है, नेशनल हेराल्ड में छूटने वाले जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये कभी भी न न्यायालय पर भरोसा करेंगे, न चुनाव आयोग पर, न सीबीआई पर, न ईडी पर। ये हमेशा संस्थाओं पर उंगली उठाते रहेंगे, लेकिन हम तो न्यायालय पर भरोसा करते हैं, चाहे वो मोरबी कांड हो, चाहे वो पीछे का कोई भी कांड हो। बिल्किस बानो में न्यायालय ने छोड़ा है। हाँ, मैं भर्त्सना करता हूँ जो उनकी वहां पर जो महिमा मंडित किया गया है उसकी भर्त्सना करता हूँ, लेकिन न्यायालय के आदेश पर छोड़े गए हैं वो लोग, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सुनिएगा, आप सुनिएगा मारूफ साहब। देखिए, बहुत बड़ी अच्छी बात की और आपने बड़ी अच्छी पैरवी भी की, लेकिन जब ये मुस्तरफ होता है तो आपको सीबीआई सरकारी तोता नजर आता है। तब आप भी कहते हैं कि ईडी का सरकार इस्तेमाल कर रही है। तमाम जो संस्थाएं हैं वो सरकार के पिट्ठू हैं। आज अगर आपके ऊपर ये इल्जाम लग रहे तो आपको भी बुरा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा ही होता है, आपकी सरकार हो या किसी और की सरकार हो। तमाम इन संस्थाओं का इस्तेमाल करती रही है अपने फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए। ये जग जाहिर है। आज आप कर रहे हैं, आज आपकी बारी है। लेकिन जिस विकास की बात कर रहे हैं, अभी जो पुल ढहा, तकरीबन 140 लोगों की जान चली गई, तो गुजरात मॉडल तो वहीं पर ही धराशायी हो गया। वहां पर क्या निकल के आया? हम क्या बड़े बड़े स्टैच्यूज बना देंगे तो क्या हम उसको विकास कहेंगे, या बहुत बड़े विकास के स्लोगन्स लगा देंगे तो क्या उसको विकास कहेंगे? विकास की असल परिभाषा क्या है, मैं समझना चाहता हूं और शायद मेरे दर्शक भी समझना चाहते हैं। जी, मैं बता देता हूं। जहां पे बड़ा स्टैचू की बात कर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहे जाते हैं और गांधी परिवार ने उनको नकारने का काम किया। लेकिन जब हम लोगों ने उस निर्जन स्थान को रमणीक बनाकर, और आप देख लीजिए ऑनलाइन अभी बैठकर टिकट बुक कर लीजिए, वहां कल की नहीं मिलेगी टिकट। कितना वहां पर पर्यटन बढ़ा है, उससे विकास नहीं होता है, उससे विकास नहीं होता है। उनका क्या उनका क्या आम आदमी आप पुल पर आए, पुल का हादसा संवेदनशील हम लोग हैं। पुल का हादसा गलत था, पुल का हादसा हुआ। आपके नेता कह रहे थे तो भगवान की इच्छा थी। हमारे नेता नहीं कह रहे थे। नहीं, ये गलत आरोप है मारू भाई। आप दिखा दीजिए मारू जी, एक बयान दिखा दीजिए। हमारे नेता नहीं कह रहे थे। नहीं, हमारे नेता नहीं कह रहे थे। ये किसी ने कहा था, वापस कोई कर्मचारी था, हमारे नेता। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मारू भाई कि आप उनकी आवाज सुन लीजिए, उनकी आवाज सुन लीजिए।
एक महिला बैठी है, हमें सम्मान करना चाहिए। संगीता बहन की आवाज अश्विनी मैं जी। सुनूंगा, लेकिन आप जो है एक समीक्षक बैठे हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कितनी हल्की बात अच्छा, करेंगे। आपको समीक्षा करनी मैं चाहिए। बता देती हूँ, किस अश्विनी आदमी भाई, ने मैं कहा बता देती था, हूँ। उस कंपनी के उनके बनने की आदमी ने कहा था, समीक्षा किसी नेता ने नहीं कहा था। मुझे इतनी बताया हल्की मित्र, बात, वो यानी कि जगह नहीं, पर कहीं ना कहीं से आप समीक्षा की बायस्ड जाएगी। हैं, आप बायस्ड आप हैं, अश्विनी आप सुनिएगा बायस्ड ना, हैं, कहीं ना तभी कहीं समझ से में भारतीय आएगा। जनता पार्टी के लिए अश्विनी जी। बायस्ड हैं, इसलिए आप ऐसी बात अश्विनी कर जी, रहे हैं। ठीक है, बौखलाहट नहीं, आप बौखलाहट मीडिया नहीं। का कोई व्यक्ति होता है तो मैं आप उनकी बात नहीं सुनेंगे। कांग्रेस को कहूंगा तो आपने आपको जो बुरा लगेगा। मैंने अभी तक नहीं कहा, लेकिन आपने जो बयान दिया है कि आपके नेता कह रहे हैं, हमारे नेता नहीं कह रहे हैं, उस कंपनी का कर्मचारी ने, और वो भी अदालत में कहा था। हाँ। और आप इस बयान को हमारे नेता पर ले गए, इसका मतलब कि आप बायस्ड हैं, भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत कर रहे हैं। अश्विनी जी, मेरी बात भी सुन लीजिए। अश्विनी जी, अश्विनी जी, आप गलत सोच रहे हैं। अश्विनी जी पत्रकारिता नहीं होती है। अगर बारिश होते, सुन लीजिए मेरी बात, अगर बारिश होते तो सवाल इस तरीके की सिर्फ और पत्रकारिता सिर्फ करेंगे। आपसे नहीं होता, सवाल अगर आप सबसे होता समीक्षक सर। बताए गए हैं, एडिटर इन चीफ है, आप तो आप इस चाहते हैं कि तरीके अरे से अश्विनी जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, आप नहीं, चाहते हैं कि मैं आप प्रवक्ता निष्पक्ष बनके बात बोलिए, करूं। जीरो। आप एकदम तराजू मुझे के पलड़े को बता बराबर दीजिए, रखकर बोलना चाहिए मुझे आपको। बता मैं दीजिए। बोलने स्वागत दीजिए, करूंगा बोलने आपका। मित्रवर, मुझे सुनिएगा, ये बोलने बता दीजिए। आपने दीजिए इतनी कि हल्की उस बात पुल पर कैसे क्या कर दी समीक्षा भाई? हुई, वो पुल कैसे ढह गया, आपने पुल लोगों की जान चली गई, लोगों उसका की क्या जान कर दिया? गई, दुर्घटना हुई, वो निसंदेह दुर्घटना। अरे तो सरकार की संवेदनशील जिम्मेदारी थी, नहीं वो होती दुर्घटना क्या की, सर? जो भी हो जाए, कंपनी जांच को हो रही टेंडर है, दे दिया, कोर्ट में कंपनी मामला है। देखेगी, लेकिन आपने सरकार कैसे कर दिया कि अधिकारी भारतीय नहीं जनता पार्टी के देखेंगे। नेता ने कहा ये बात? सरकार की इतनी हल्की जिम्मेदारी बात नहीं कैसे कर दी बनती। आपने? तब मैं जब बोल जब रहा हूं, जब आप एक इतनी सेकंड बात सुनिए सुनिए अश्विनी जी, नहीं दूसरी बात नहीं है, अश्विनी कहीं जी, कोई बयान नहीं है, एक आपने सेकंड। कहीं कोई बयान नहीं है। अश्विनी जी, आप और इस सुनिएगा, तरीके नहीं की तो फिर बात समझ नहीं नहीं आएगा। करेंगे। आ रही है संगीता जी, आपके पास भी आ रही हूँ, एक सेकंड अरे के भाषण लिए। तो सुनिए ना, एक भाषण मिनट सुनते रुकिए रहिए। संगीता जी। अरे अश्विनी अरविंद जी, केजरीवाल का भाषण सुनिए, अरविंद अश्विनी जी, केजरीवाल क्या क्या बोलते हैं। म्यूट करना पड़ेगा मुझे फिर। सुनिए 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 बेटे की कसम कोई खाता है? संगीता जी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी फिर। बेटे से बड़ी कोई चीज होती है? राजनीति मेरी बात होती है। सुनिए, बेटे से आप बड़ा सभी कोई चीज लोग होता है? सब में बेटे से हैं। बड़ी राजनीति सुनिए होती मेरी है। बात। बेटे की कसम खा के कहता हूँ, म्यूट करिए, सवाल म्यूट नहीं ले करिए। रहा हूँ। केजरीवाल ने बेटे की कसम क्यों खाया, बताइए जरा। अश्विनी जी, ठीक है, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। आप जो कह रहे हैं मोरबी हादसे पर कि सरकार ने ऐसा नहीं किया, सरकार ने ऐसा नहीं कहा, आप मुझे बता दीजिए कि जब बंगाल में ब्रिज गिरा था तो सीधे तौर पर सरकार पर उंगली उठ रही थी, लेकिन अब जब गुजरात में पुल गिरता है तो आपको क्यों इतना बुरा लग जाता है जब आपसे सवाल होता है तो? सिखों की हत्यारे कांग्रेसी हैं और आज आप सरकार की बात कर रही हैं। सर काजोल जी, 1984 की बात कर रहे आप हैं लोग सर। संवेदना खो चुके 84 हैं की क्या? बात। इसका मतलब यहाँ पर बैठने का संवेदना खो चुके हैं। सरकार के ऊपर विरोध करना, कुछ भी कह देंगे। सरकार ने 84 अगर की कुछ बात, कहा सर। नहीं, उसको भी आरोप लगा देंगे और उसके बाद आरोप चले नहीं जाएंगे लगाया आप बंगाल। सर, आरोप नहीं काजोल लगाया जी, है। आप मेरी काजोल बात जी, समझने की ये कोशिश विरोधियों करिए को ना। करने दीजिए, संगीता जी को करने दीजिए, दीपचंद जी को करने दीजिए। अश्विनी जी, आप तो बुरा आपको मान गए। निष्पक्ष बोलना चाहिए। मारूफ जी की किसी बात का मैंने विरोध नहीं किया, आप तो बुरा लेकिन मान जब गए। उन्होंने ये बात कहा तो मैंने उसका विरोध किया और प्रतिरोध करता रहूंगा ऐसी बातों का। मारूफ साहब, अगर मेरी गलती है मारूफ आप साहब। बोलिए, मैं मानूंगा। सरकार होती है, ठीक सभी है। काम अच्छे नहीं होते ठीक है, हैं, ठीक गलत है। भी होते हैं, ठीक है, लेकिन उस हादसे पर संवेदनहीनता खोते हुए भारतीय एक जनता सेकंड। पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाएंगे, मैं वो बर्दाश्त नहीं है। आपको बयान भिजवा दूंगी अश्विनी जी, आराम से देखिएगा और माननीय फिर मुझे मोदी जी का पर्सनल बयान आप बता है, दीजिएगा तो कि ये आपके नेता हैं या अरे नहीं तो है। क्यों इनका बयान देखिए ना, हाँ, केजरीवाल जी मैं का भेजूंगी, बेटे की कसम खाते मैं हैं, भेजूंगी। जो बेटे की आप कसम देखिएगा, खाते हैं वो बयान दिखिए ना मैं भाई। भेजूंगी, आप देखिएगा। अरे संगीता जी, ठीक है। अरे भाई तो आप ही के नहीं, केजरीवाल जी ने जो बेटे की कसम खाई वो देखिए ना। मैं कौन सा कह रही हूँ कि केजरीवाल जी बात की करिए, धुन है आप या केजरीवाल जी कांग्रेस पर की बात धुन करिए। है? केजरीवाल जी इस देश के सबसे महान ठग सम्राट, ठीक जेल है। से पैसा लेकर खा रहे हैं, ठीक है। 50 करोड़ रुपए जेल का पैसा बहुत लेकर खा गए। बहुत ज्यादा बहस हो गई है इस पर। महजूर रखे। ठीक है, ठीक है। बौखलाहट किस बात की है सर? चुनाव सर पर है, जनता के बीच जाना है सर, बौखलाना नहीं है। हमारी नहीं है, मैं तो जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, सीधे आ पकड़ के रही जवाब हूँ, दे रहा हूँ। राठौर बौखलाहट साहब, नहीं है राठौर काजोल जी, साहब, जल्दी मैं से अपनी बात बौखलाता नहीं रखिएगा। हूँ, लेकिन गलत बात का प्रतिरोध करना जानता हूँ। ठीक है सर, मुझे करना चाहिए। मैं आपको बयान आदरणीय काजोल जी भेजूंगी। तुमसे बोल रहे हैं, हम लोग बात खत्म 50 करिए मिनट सर। बोल रहे हैं, मारूफ जी का कोई मैंने विरोध नहीं बात किया। खत्म करिए, मैं मारूफ जी आपको- एक तथ्यात्मक बहुत बात अच्छी कर बात रहे है। थे तो मैंने नहीं किया। मेरी आपकी मेरी बात सुनिए, आपकी मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, इससे कोई पहले नहीं, आपसे नहीं, मेरी कोई नहीं, मुलाकात नहीं। भी नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास जो होता है वो चहुमुखी होता है और सर्व विकास होता है।
किसी एक का नहीं होता, एक तरफा नहीं होता। और सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकार 100% काम करे और 100% उसको नंबर मिल जाए, ये कभी नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि चुनावी दौर है, आपको जो अपनी बात रखनी है, आपको अपने आप को डिफेंड करना करेंगे, ये आपका काम है। लेकिन जहां पर आप गलत हैं उसको मान लेने में कहीं कोई गलती नहीं है। मारूफ जी, तो आप भी मान लीजिए ना कि भाजपा के नेता ने, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि सरकारें सब सही काम नहीं कर पाती हैं, मैं कह रहा हूं, आप कहिए ना कि भाजपा के नेता ने नहीं कहा था, मैं गलत बयान मैंने दिया है, आप भी मान लीजिए। आप तो एकदम न्यूट्रल होना चाहिए आपको। मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूं। उस कंपनी के एक कर्मचारी ने, देखिए, इतिहास भी पता कर ले, और आपके संघ और भाजपा के जितने भी टॉप लीडर्स हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि मैं कौन हूं, मेरी पत्रकारिता क्या है। देखिए, आपसे व्यक्तित्व पर कोई सवाल ही नहीं है। चुनाव मैंने आपके व्यक्तित्व पर सवाल नहीं किया, मैंने आपके बयान पर सवाल किया, मॉडल पे सवाल किया, मैंने आपके हिमाचल के मॉडल पे सवाल अच्छी बात है, मैंने देश के मॉडल पे आदरणीय काजोल जी, अच्छा करे थे, मैंने आपको सराहा, जहां अच्छी बात है, कांग्रेस के साथ मैंने नहीं किया। लेकिन किस भाजपा के नेता ने कहा है कि भगवान की इच्छा है, जरा बता दीजिए। वो मैं आपको स्पेशली भेजूंगा। अश्विनी से पूछा कि ये बताइए विकास की परिभाषा बताइए, विकास की परिभाषा पूछी तो इनके बौखलाहट आ गई। इनसे उत्तराखंड में अंकिता के बारे में मत पूछिए, गुजरात के अंदर मोरवी हत्याकांड घटना उसके बारे में मत पूछिए, गुजरात में जो ड्रग्स पकड़ा जाता है उसके बारे में मत पूछिए, महंगाई पे बात मत करिए, बात मत करिए, यहाँ बैठकर हमें मोदी की वाहवाही लूटनी है, वाहवाही करेंगे तो अश्विनी जी को अच्छा लगेगा, पर जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दे पर बात मत। ठीक है, आखिरी कमेंट संगीता जी से। संगीता जी, 10 लाख नौकरियां, युवाओं को नौकरी ना मिलने तक बेरोजगारी भत्ता, मुफ्त में बिजली मिलेगी, और कांग्रेस भी आपकी बराबरी कर रही है। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल गई है? देखिए काजोल जी, जो आम आदमी पार्टी कहती है कांग्रेस उसका पीछा करना शुरू कर देती है। जब हम उत्तराखंड में भी चुनाव लड़े, भले ही हमें वहां जनता ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन आप मैनिफेस्टो देखेंगे तो उन्होंने वहां कॉपी पेस्ट मैनिफेस्टो तैयार किया, वही वो गुजरात में भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास नया कुछ करने के लिए नहीं है। और रही बीजेपी की बात, तो आप बीजेपी से कुछ भी सवाल पूछिए, विकास की परिभाषा से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। बीजेपी एक बहुत बड़ा संगठन है, इनको केवल एक सत्ता हासिल करना इनका पहला कर्तव्य है बस, और जहां सत्ता नहीं हासिल कर पाते वहां विधायक तोड़ करके सत्ता हासिल करते हैं। दिल्ली मॉडल राज्य में जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब इनके राज्य में घटना मेरे पास समय की कमी है, खत्म हो जाती है। ठीक है, समय की कमी है मेरे पास। चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने है और वो जनता इसका जवाब जरूर देगी। ठीक है मैम, बिल्कुल। मारूफ रजा साहब, आखिर में एक कमेंट, आखिरी छोटा सा बहुत। इसमें कोई दो राय नहीं, जिस तरीके से बीजेपी की अपनी जो रणनीति रही है, चुनावी रणनीति, वो तमाम पार्टियों से बिल्कुल अलग रही है, बहुत सटीक है, बड़ी फूल प्रूफ होती है। लेकिन ये जनता का त्योहार है, जनता आखिरी नब्बे तक ये बता नहीं पाती है कि वो क्या करने जा रही है, इसलिए वो उस संशय में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की सांसें रुकी होती है, कमी होती है। लेकिन ये बता दूं कि फील गुड फैक्टर से सब कुछ नहीं होने वाला। ये सही है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हिमाचल में भी है और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर गुजरात में भी है। अगर ये नहीं होता तो विधायक हटाए नहीं जाते, नए लोगों को लाया नहीं जाता, स्टार प्रचारक उतारे नहीं जाते, क्योंकि हर छोटा या बड़ा चुनाव किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अस्तित्व के लिए, वजूद के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और खास करके जो सत्ता में होता है उसको तो बहुत ही ज्यादा, यूं कहूं कि हर कदम पे अपनी साख को बचाने के लिए, अपने वजूद की बका के लिए लड़ना पड़ता है। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात हिमाचल की और गुजरात की, क्योंकि हिमाचल में आज मतदान हो चुका है और गुजरात में अभी मतदान होना बाकी है। हिमाचल में बीजेपी ताल ठोक रही है, वहीं गुजरात में 27 साल से बीजेपी है, लेकिन आम आदमी पार्टी यहां पर एक मजबूत पार्टी के तौर पर नजर आती है। लेकिन किसमें कितना है दम ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जोर आजमाइश में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। मुद्दों पर बात करने की बजाय एक दूसरे पर टोपी डालने की कोशिश हम लगातार चुनाव प्रचार में देख रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।